नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। देश में एक नई बहस है। उत्तराखंड के बाद अब कौन से राज्य की बारी आएगी? राजस्थान में इसको लेकर बहुत चर्चाएं हैं कि अब राजस्थान अगला राज्य हो सकता है जहां यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसको लागू करने के लिए राज्य सरकार एक्टिव मोड में काम कर सकती है। तो क्या उत्तराखंड के बाद राजस्थान अब अगला राज्य बनने जा रहा है? अगले 1 घंटे हमारे खास मेहमानों के साथ इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजकुमार शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, निर्मल सैनी जी बीजेपी से, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, जय सिंह रावत वरिष्ठ पत्रकार उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ेंगे। आरती शर्मा जो कि लॉ डिपार्टमेंट है राजस्थान यूनिवर्सिटी का, वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो भी हमारे साथ है। और महेश शर्मा जी जो कि एडवोकेट हैं हाईकोर्ट में जयपुर में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत हम बीजेपी से ही करें। निर्मल सैनी जी, कितनी इस बात की जो चर्चाएं चल रही हैं उनमें संभावनाएं मैडम तलाशी जा सकती हैं। समान नागरिकता सभी के लिए, पूरे देश के लिए, देश के सभी नागरिकों के लिए, राज्य के सभी नागरिकों के लिए सभी के बराबर अधिकार और हक, जमीन जायदाद जैसे, धर्म को मानने वाले, शादी विवाह जैसे, अगर ये सब भारतीय जनता पार्टी करती है तो मुझे लगता है कि राजस्थान में एक अच्छी पहल हो सकती है। तो कब तक इसकी उम्मीद करनी चाहिए निर्मल सैनी जी? उम्मीद तो मैडम अभी कोई निश्चित नहीं कह सकते, लेकिन भविष्य में इसे एक अच्छे रूप में प्रोजेक्ट किया जा सकता है। तो ये लोकसभा चुनाव से पहले तो आप कुछ नहीं करने वाले राजस्थान में? इतना जल्दी तो मुमकिन नहीं है। अब तो सदन का सत्र भी नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से अभी इसकी चर्चाएं नहीं करनी चाहिए राजस्थान को लेकर, या तैयारी सरकार अपने स्तर पर करने की कोशिशों में जुट गई है? मैडम, सरकार का काम है विभिन्न प्रकार की तैयारियां, और समय के अनुसार हर चीज की तैयारी सरकार को करनी भी चाहिए। जो उसका विजन है, हमारा जो चुनाव में घोषणा पत्र था उसका भी एक हिस्सा है, तो इसके लिए हमें तैयारी करके भी रखनी पड़ेगी और समय आने पर सब लोगों के सामने भी उसको रखना पड़ेगा। जी, राजकुमार शर्मा जी, राजस्थान में सरकार तैयारियां अगर शुरू कर रही है, विपक्ष का क्या टेक है? देखिए मीरा जी, कांग्रेस पार्टी का एक बहुत स्टैंड क्लियर है। लंबे समय से कांग्रेस पार्टी एक बात की मांग हमेशा करती आ रही है कि हमारा हिंदुस्तान सभी जाति और सभी धर्मों से मिलकर बना है। भारतीय जनता पार्टी इस देश को एक दिशा में ले जाना चाहती है। हम चाहते हैं कि चारों दिशाओं में देश चले। हम चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर राज्य में देश नहीं चले। हम ये कभी नहीं चाहते कि पर्टिकुलर केवल कुछ व्यापारियों को इसमें हिंदुस्तान में जगह दी जाए। कांग्रेस पार्टी सभी जाति, सभी धर्मों, सभी भाषाओं को साथ लेकर चले, इस बात के साथ हमेशा खड़ी थी, खड़ी और भविष्य में भी खड़ी रहेगी। जहां तक राजस्थान में यूसीसी की बात कहते हैं आप, भारतीय जनता पार्टी, अभी आपने पूछा कब तक आ जाएगा, जिस दिन दिल्ली से पर्ची रवाना हो जाएगी, क्योंकि अब फॉग कम हो गया सड़कों के ऊपर, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को लगता है पर्ची हो, चिट्ठी हो, संविधान की कुछ भी हो राजकुमार शर्मा जी, अब इस बात का कोई ज्यादा अर्थ रह नहीं गया है कि दिल्ली से पर्ची आती है, कि जयपुर से ड्राफ्ट बनकर जाएगा, कि यहाँ के लॉयर काम करेंगे, कि वहां के लॉयर काम करेंगे। सवाल और चर्चा तो अब ये हो रही है कि उत्तराखंड के बाद राजस्थान जो है उसमें सरकार का ये अगला कदम हो सकता है। महेश शर्मा जी, कानूनी रूप से जिस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जितनी बातें हुई, और जो मौजूदा उत्तराखंड में जो ड्राफ्ट है उसमें कुछ जो मूल सिविल कोड की जितनी बात है उसमें कहीं ना कहीं उसके मूल से कुछ चीजें हटा दी गई हैं। कुछ लोग आदिवासी समाज के उसमें उस तरह से शामिल नहीं है जिस तरह की चर्चाएं हैं। तो कानूनी पक्ष क्या कहता है कि पूरे देश में इसके बाद अगर राजस्थान में लागू होता है तो राजस्थान में पूरा राजस्थान का नागरिक एक समान कानून में बन जाएगा? डॉक्टर मीना जी, मेरा इस बारे में ये कहना है कि इतने सालों तक अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आया है तो ये फेल्योर है हमारी डेमोक्रेसी का।
आर्टिकल 44 ये कहता है कि अगर राजस्थान ही नहीं पूरे देश में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए, और अगर ये सब नहीं लाए हैं, चाहे पॉलिटिकल वेंडेटा कुछ भी हो, कोई कुछ भी कहता हो, लेकिन आज अगर उत्तराखंड लाया है तो वेलकमिंग स्टेप है, और राजस्थान में इसको लाया जाना चाहिए। मैं इसका सपोर्ट करता हूं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की अगर वैलिडिटी को अगर आप बात करेंगे, आर्टिकल 44 को अगर आप नहीं लागू करेंगे तो फिर बेकार है ये कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को आप डिप्राइव कर रहे हैं अपनी पॉलिटिकल विलिंग के लिए, पॉलिटिकल अपनी जो भी महत्वाकांक्षा है, जो भी राजनीतिक दल जो भी कुछ करते हैं, लेकिन कानूनी रूप से आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाना चाहिए, और जी, ये वेलकम तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाना चाहिए, ये एक पक्ष है। और बीइंग एडवोकेट भी आपको लगता है, बीइंग नागरिक भी आपको लगता है कि ये होना चाहिए, लेकिन एक पक्ष इसका विरोध भी कर रहा है हमारे ही देश में। उस विरोध की वजह भी हम अगले सवाल में राजकुमार जी से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले जगदीश शर्मा जी, ये जो प्रयास है उत्तराखंड के बाद राजस्थान में, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आप इसका समाज पर असर और राजनीति जो राजस्थान की है, अभी से बात हो रही है कि 2000 जो 5 साल बाद चुनाव होने वाला है, पूरा का पूरा लक्ष्य जो है 2028 है राजस्थान की सरकार का अभी से। और जो मुख्यमंत्री पूर्व में अशोक गहलोत जी थे, उनका जो लक्ष्य था मिशन रिपीट, उसमें बीजेपी जुट गई है अभी से राजस्थान में, जिस तरह से एक्शन में सरकार नजर आ रही है। तो इसका सामाजिक असर, इम्पैक्ट क्या होगा? मीना जी, ऐसा है, यूसीसी अभी हमारे हिंदुस्तान में कहीं भी लागू हुआ नहीं है प्रैक्टिकली। केवल एक उत्तराखंड ने इसके बारे में हाउस में रेजोल्यूशन पास किया है, और अभी तक हुआ नहीं है, तो हमारा एक्सपीरियंस भी नहीं है कि अगर इसको लागू करेंगे तो सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट इसका क्या पड़ने वाला है। ऐसी सूरत में हमको पहले तो स्टडी करनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल तो होकर हम देखेंगे। और प्रैक्टिकल तो मैं आपको अगर नमूने के तौर पे या उदाहरण के तौर पे बताऊं तो हल्द्वानी में जो 2-3 दिन पहले दंगे हुए हैं, वो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है उसका, क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड इन दोनों जगह पर ये हुआ कि वहाँ जो इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं, रोड साइड पे बने हुए हैं या किसी कॉलोनी में है या कहीं है, उनको हटाने जब कभी भी म्युनिसिपल कमेटी गई है, पुलिस के साथ गई है, तो कभी ऐसा विद्रोह कहीं नहीं हुआ। यूपी में भी नहीं हुआ, बड़े बड़े गैंग और बड़े बड़े माफियाज काम करते थे, वहां भी नहीं हुआ इतना विरोध। लेकिन क्या हल्द्वानी जैसे छोटे से शहर, बहुत बड़ा शहर नहीं है वो, उस शहर में इतना बड़ा दंगा हो सकता है? 5 लोग, आज की खबर है, 5 लोग अब तक मारे जा चुके हैं उसमें, और बहुत सारी करीब 100 गाड़ियां जला दी गई उसमें, कई सारी और घटनाएं हुई हैं। तो ये रिएक्शन वहां हुआ है। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि अगर राजस्थान में इसको लागू करेंगे तो इस तरह का रिएक्शन होगा, मैं नहीं करता। लेकिन कुछ भी कहा नहीं जा सकता क्या असर पड़ेगा। बाकी इसका असर सोसाइटी पे क्या पड़ेगा, ये तो बिल्कुल क्लियर है। यूसीसी अपने आप में ही क्लियर है कि समाज में किस तरीके से ये बदलाव लेकर आएगा, वो अपने आप में क्लियर है। इसलिए जी, लेकिन उसके बाद भी अगर इसको लेकर विरोध है, उसके बाद भी, मतलब जो आपने कहा कि इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है, ये तो क्लियर है, उसके बाद भी इस पर विरोध है, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो, चाहे वो दूसरे दलों की तरफ से हो। महेश शर्मा जी बताइए, उसके बाद आरती जी आपके पास आऊंगी, लेकिन महेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ, चाहता हूँ कि राजनीतिक लोगों को संविधान के खिलाफ कोई बात नहीं करनी चाहिए। आज अगर उत्तराखंड में कुछ हुआ है या यूसीसी आया है तो उसको इससे जोड़ के नहीं देखना चाहिए। संविधान कहता है, आज भी संविधान के खिलाफ है ये बात कि इतने सालों तक यूसीसी लागू नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के
एक आधा दर्जन जजमेंट है इसके खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि आप यूसीसी लागू करिए और उसके बाद में हम पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस की वजह से अगर कोई बात करते हैं तो ये गलत है। अगर कानून की दृष्टि से देखा जाए तो आर्टिकल 44 कहता है, ऑब्लिगेशन है किसी भी सरकार पे। ये जवाहरलाल नेहरू से लेके नरेंद्र मोदी तक का ऊपर ऑब्लिगेशन है कि उनको यूसीसी लागू करना चाहिए। उस ऑब्लिगेशन को अगर कोई सरकार लागू नहीं करती है, किसी स्टेट में लागू होता है, या मैं तो ये कहता हूँ, मेरा मानना तो ये है कि आर्टिकल 44 हम पे सब पे बर्डन रखता है कि हमको यूसीसी लागू करना चाहिए। अब इसको पॉलिटिकल मैंडेटम है, कोई कहीं ले जाए, तो मैं तो राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ तो मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरे पूर्व वक्ता ने जो कहा मैं उसका विरोध करता हूँ। ये गलत जी। जगदीश जी समाज नहीं सकते। महेश जी, सवाल ये है कि हमें अच्छा लगता है या बुरा लगता है, मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि समाज में हो क्या रहा है। एक तो पक्ष ये है कि आजादी के 75 साल बाद भी इस देश में समान नागरिक संहिता नहीं है, ये एक पक्ष है। और दूसरा पक्ष ये है कि आज भी इस समाज में कुछ लोग इसे लागू करना चाहते हैं और कुछ लोग इसे नहीं लागू करना चाहते हैं। और एक पक्ष ये भी है कि जब उत्तराखंड में इस तरह की कोशिशें हो रही है जी, अगर कोई लागू नहीं करना चाहते हैं तो वो संविधान को स्वीकार नहीं करते। लेकिन इस देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी अगर ये स्टैंड लेती है, मैं वापस राजकुमार जी से जाकर समझने की कोशिश करूंगी जो आप कह रहे हैं वो, लेकिन वो फॉर्चुनेट है और अनफॉर्चुनेट है, वो एक अलग पक्ष है। पक्ष ये है कि जगदीश शर्मा जी ने जो कहा है वो इस समाज की हकीकत है, वो इस समाज का वर्तमान है। उत्तराखंड में अभी तो बिल लागू नहीं हुआ है, सिर्फ पास हुआ है सदन में। उसके बाद जब इस तरह का रिएक्शन है तो पूरे देश में जब अलग अलग राज्यों में कहना चाहता हूँ मीना जी, एक मिनट का मुझे समय देंगे। जगदीश जी को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि एनक्रोचमेंट के विषय को अगर आप आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता से जोड़ना चाहते हैं तो ये गलत है। वो एक एनक्रोचमेंट का विषय था, उसको अलग रखना चाहिए। वो एक लॉ एंड ऑर्डर का विषय था, उसको अलग रखना चाहिए। मीना जी, ये बिल्कुल गलत है। महेश जी, ऐसी घटनाओं को आर्टिकल 44 से ना जोड़े। बिल्कुल ठीक है महेश जी, आपका कहना एकदम वाजिब है, लेकिन जगदीश जी जो कह रहे हैं वो है जो घटित हो रहा है और उसके पीछे कारण तलाशे जा रहे हैं। आपकी बात एकदम सही है अपनी जगह। जगदीश जी बोलिए। देखो, एडवोकेट महेश शर्मा जी जो हैं हमारे पुराने परिचित भी हैं ये तो, लेकिन सवाल ये है साहब कि आप किताब में आर्टिकल 44 को लेकर बैठे रहिए और हम सड़कों पर आग लगा देंगे। आप क्या कर लोगे? आप क्या करेंगे मुझे ये बताइए। आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो 75 साल से लागू क्यों नहीं हुआ, ये बताइए साहब। ये 75 साल से इसलिए लागू नहीं, बहुत सारी चीजें देश में लागू नहीं हुई ऐसे। 3 तलाक का केस था और बहुत सारे कानून है। सीए बन गया, अभी तक लागू नहीं हो रहा है। सीए तो जो है पार्लियामेंट से पारित कानून है, अभी तक लागू क्यों नहीं हो रहा है, उसके रूल्स क्यों नहीं बन रहे हैं? सरकार को डर लग रहा है कि इसको लागू करेंगे तो पता नहीं सोसाइटी में किस तरह का मैसेज जाएगा, सोसाइटी रिएक्ट कैसे करेगी। ये हमारे पंडित लोग, मौलाना और ये सब चलाते हैं सोसाइटी, वो आपके संविधान की किताब नहीं चला रही है। संविधान की किताब एक आदर्श प्रस्तुत करती है, एक जो है मैंडेट देती है कि भाई ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन हम लागू होने देंगे तब ना। हम लागू ही नहीं होने देंगे आपको, हम आग लगा देंगे, सड़कों पे लड़ेंगे, तब क्या करेंगे हम? हमारा समाज हमेशा ही दोहरा चरित्र के साथ जीता है। जो कहा जाता है, जो होना चाहिए और जो होता है उसमें बड़ा फर्क होता है। सवाल ये है, जगदीश शर्मा जी समाज के उन दोनों पक्षों को समझते हुए बात कर रहे हैं और महेश शर्मा जी कानून की बात कर रहे हैं, कानून की भाषा। निश्चित रूप से महेश जी एक बात है कि जब समाज जब
आदर्शों की बात करता है लेकिन व्यवहार में उन्हें अपनाता नहीं है, तो कानून के जरिए उन्हें बताया और समझाया जाता है कि आपको जो आप कह रहे हैं और जो आप कर रहे हैं उसके बीच के फर्क को मिटाना होगा। बिल्कुल आपकी बात समझ में आती है। महेश जी, मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले आरती शर्मा जी, कानून पढ़ाती हैं आप। मैम, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। हमेशा अपग्रेड करते रहते हैं, चाहे वो लॉयर हो चाहे वो एकेडमिशियन हो, तो आपको हर दिन कानून के विद्यार्थी के रूप में कानून को जानना है और कानून की जानकारी विद्यार्थियों को भी देनी है। तो नई पीढ़ी को जब आप ये पढ़ाती हैं कानून, तो जब यूसीसी की बात होती है तो किस तरह की चर्चाएं विद्यार्थियों के बीच में, नई पीढ़ी के बीच में होती हैं और आप क्या समझाती हैं और कानून के लिहाज से क्या होना चाहिए यूसीसी को लेकर राजस्थान में? एग्जैक्टली सो जब हम लोग स्टूडेंट्स के अगर न्यू पर्सपेक्टिव में देखते हैं, तो स्पेशली अगर कॉलेज में आप 5 ईयर वाले बच्चों को देखो आफ्टर 12th एंड एलएलबी वाले बच्चे जो बीए करके आते हैं, तो दोनों का पर्सपेक्टिव एकदम डिफरेंट है। तो जब स्कूल के बाद में स्टूडेंट्स आते हैं एंड तब हम कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 44 और 11 जितने भी साहबानो, सायराबानो, ट्रिपल तलाक, सक्सेशन, जितने भी जजमेंट्स हैं उनके साथ में यूसीसी को पढ़ते हैं, तो उनकी अप्रोच जो न्यू जनरेशन है उनको लगता है यूसीसी एप्लीकेबल होना चाहिए जैसे हमारे आईपीसी और बाकी के क्रिमिनल लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट टू सर्टेन, जैसे मे बी डन, यू नो, कुछ सिचुएशन है जहाँ पे जैसे मैरिज में अगर आप कहो कि रजिस्ट्रेशन से भी हो सकती है और 7 फेरों से भी हो सकती है, तो जहाँ पे थोड़ा स्कोप देके हम लोग कर सकते हैं, यूसीसी में कुछ ऐसे प्रोविजन, ऐसा डिस्क्रिप्शन छोड़ना चाहिए। बाकी का जो 12th के बाद में जो इंटीग्रेटेड वाले बच्चे हैं, दे आर वेरी हैप्पी विद द कॉन्सेप्ट ऑफ यूसीसी। उनको लगता है कि ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म करेगा। प्लस जैसे जब हम लोग डिस्कस करते हैं कि मुस्लिम लॉ में मेंटेनेंस की बात आती है, जहां पे हम यूसीसी को सरला मुदगल वाला जो केस था, बाइगमी की जब बात आती है, तो सायरा बानो और ये बहुत सारे केसेस अभी रिसेंटली जो ट्रिपल तलाक वाले मुद्दे थे, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि बहुत ज्यादा यूसीसी पे कुछ डिस्कस नहीं किया था, तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन खत्म होके जो आर्टिकल 44 के साथ में हम आर्टिकल 14 को जोड़ते हैं, जो कि हमारा इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है, तो वो यूसीसी के थ्रू डेफिनेटली वो फुलफिल होगा। लेकिन जैसे अभी जगदीश जी ने कहा कि एक दूसरी सोसाइटी है जो आपको आपके माइंड को गवर्न करती है, वो आती है हमारे एलएलबी वाले बच्चे जो ग्रेजुएशन के बाद में आते हैं, तो वो बीए में पढ़ चुके हैं, प्लस वो इन्फ्लुएंस्ड है बाय द डिफरेंट सेक्ट ऑफ द सोसाइटी, जिनको आंदोलन करने होते हैं, यू नो, हर चीज का इश्यू बनाना होता है। सो देयर ओरिजिनल थॉट्स अगर आप देखेंगे उनको, तो दे आर वेरी हैप्पी विद द यूसीसी का कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब एक जैसी चीजें होती है तो लॉयर्स को तो बहुत फायदा होगा ना, आपको एक तरीके से पढ़ना है, आपको एक तरीके से सोसाइटी गवर्न करती है, जिन लोगों के साथ में गलत हो रहा है, जिन लोगों के साथ में कुछ भी इश्यूज हो रहे हैं, उनको दिक्कत नहीं होगी, उनको पता है किस तरीके से गवर्न होगा, जहां पे हर चीज में स्टैंड क्लियर होगा कि इस तरीके से रूल्स है और इस तरीके से इसका आउटकम है, जहां पे हर चीज सुप्रीम कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे नहीं है। उनको अगर लगता है कि महिलाओं को यू नो मेंटेनेंस के लिए अगर मुस्लिम महिलाएं तो 125 के दायरे में रखा जाए कि नहीं रखा जाए, द वुमेन इज नॉट सर्टेन कि उसको क्या मेंटेनेंस मिलेगा, क्या होगा, तो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो अग्री करते हैं यूसीसी के फेवर में, लेकिन बिकॉज दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सर्टेन ग्रुप, तो वहां पे उनका जो आपने कहा था कि दोहरा अभी जो माइंडसेट आ जाता है कि क्या है और क्या बोलेंगे, तो देन डेफिनेटली जब इस तरीके के डिस्कशंस होते हैं तो आपके कुछ लिमिटेशंस हो जाते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर सेक्ट उस टाइम पे अपनी आइडियोलॉजी, एक लॉ स्टूडेंट की तरह नहीं बैठता, वो अपनी एक आइडियोलॉजी के साथ में बैठता है, एंड द पर्सन विल से यू आर सपोर्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी, दैट इज व्हाई आप इसको फेवर कर रहे हैं क्लास में। बट डेफिनेटली जो लॉयर्स की जो है, जिनको लगता है कि आर्टिकल 14 इज द सोल, इक्वालिटी इज द सोल, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, यू नो, रूल्स अगेंस्ट आर्बिट्रेरीनेस जो खत्म होगी, उसके लिए यूसीसी, और कहीं ना कहीं उनको ये भी लगता है कि अभी हम लोग इतने एक्सेप्टेबिलिटी हमारे पास होनी चाहिए, जैसे यूसीसी का एक और जब हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स के साथ में, तो ये हिजाब का और जो बाकी का डिस्कशन होता है स्टूडेंट्स की यूनिफॉर्म को लेके, तो उसमें भी बच्चों का यही है कि
इनसे परे अगर रूल से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में फाइनल आउटकम अगर आपका जस्टिस है, दैट इज द फाइनल आउटकम, तो यूसीसी का तो आना ही होगा एटलीस्ट। अब दिस इज द टाइम वेयर वी कैन स्टार्ट, व्हेन वी कैन ग्रेजुअली एक्सेप्टेंस आएगा तो चेंजेस है, तो इस तरीके की चीजें होंगी। बट डेफिनेटली जब हम इसको अप्लाई करेंगे, लागू करेंगे, तो कहीं ना कहीं आफ्टर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एक्सेप्टेंस आएगा। दैट इज कहीं न कहीं एक कहीं पूरे हम पिछले 100 सालों का सिर्फ हिंदुस्तान का इतिहास देख लें, तब भी हम ये महसूस करते हैं नहीं, उधर से ही है दिक्कत। आवाज कैसे नहीं आ रही? मैम आपका क्वेश्चन अधूरा रह गया था। मीना जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। म्यूट करो आप मीना जी, क्या पूछ रहे थे? मैं माफी चाहती हूँ, थोड़ा यहाँ पर ऑडियो का इश्यू था। तो मैं ये पूछती थी श्याम सुंदर शर्मा जी कि ये जो आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज क्वेश्चन वापस श्याम जी, राजस्थान में अगर तैयारी करती है सरकार, राजस्थान में इसका आप किस तरह से आने वाले समय पे राजनीतिक असर, सामाजिक असर की बात हमने जगदीश शर्मा जी से की थी, राजनीतिक असर किस तरह से देखते हैं? देखिए मीना जी, राजस्थान में तो 4 महीने बाद ही आ सकता है, क्योंकि विधानसभा लोकसभा चुनाव के बाद जब आएगी, जुलाई में जब राजस्थान विधानसभा का सत्र होगा, तो आप ला सकते हो, उससे पहले तो ला नहीं सकते। लेकिन इससे पहले जो आरएसएस के संबंधित लोग हैं, जिस तरह से देखिएगा कि आप हाउस चल रहा था, हाउस की सड़कों पर चर्चा करना शुरू कर दी थी। सड़कों पे चर्चा नहीं होती जब हाउस चलता है। एक दायित्व बनता है कि जब हाउस चल रहा है तो कोई भी बात कहो तो हाउस में आके कहो। मुख्यमंत्री जी को अपनी बात कहनी चाहिए थी कि हम किस मामले में क्या कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि अब उत्तराखंड पहले नंबर पर आ गया, हम दूसरे नंबर पर आना चाहते हैं, तो ये चर्चा करने के बाद थोड़ी नहीं, दुकान थोड़ी खोल रहे हो कि भाई आप डिस्काउंट हम देंगे तो आप भी ले जाओ। ये देखिए गंभीर विषय है, इस गंभीर विषय पर आपको कैबिनेट में बैठ के बातचीत करनी चाहिए। ये सड़कों वाली बातचीत थोड़ी ना। मदन दिलावर कुछ कह रहे हैं, देखिए डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा कुछ कह रहे हैं, कन्हैयालाल चौधरी कुछ कह रहे हैं। कैबिनेट है, कैबिनेट में बैठ के बात करो, और कहना है तो हाउस में आके कुछ कहो। कैबिनेट में तो कुछ कहते नहीं है, क्योंकि हमको अभी केंद्र इसके मामले में स्पष्ट है नहीं। 22वां लॉ कमीशन है, उसने कहा था धार्मिकता के आधार पर और संबंधित लोगों से विचार विमर्श करो, उसके बाद इसको लेके जाओ। लेकिन आप कहना क्या चाहते हो? अब राजस्थान में तो आदिवासी भी है, आदिवासी में इसको लागू कर नहीं पाओगे कि आदिवासियों की संख्या वैसे ही कम है। अगर इस नियम को उनके ऊपर लागू किया गया तो लुप्त होने की कगार पर जाएगी, तो इसलिए उनके पार्ट पे तो आप छोड़ोगे। आप इससे पहले भी देखिएगा एक और दूसरा कानून लाना चाहते थे आदिवासी में। अब देखिएगा, हम तो कह रहे हैं बाबूलाल खराड़ी की बात करें, 2 पत्नियां हैं ना उनके 8 बच्चे हैं ना। अब उनको क्या कहोगे? महेंद्रजीत मालवीय ने दूसरी शादी की ना। अब रफीक खान ने दो शादी कर रखी है, अमीन खान ने 2 शादी कर रखी है। जन प्रतिनिधियों ने यदि ये सब कुछ कर रखा है, तो आप किसके लिए, किसको कहना चाहते हो? हाँ, कानून अच्छा है, कानून में कोई बुराई नहीं है। कानून में, क्योंकि देखिए लिव इन रिलेशन में रहने वाले बच्चे अगर रजिस्ट्रेशन करा करके उनको अधिकार मिलता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि बाकी चीजें 2-3 चीजें जो भी हैं, अगर इसको लागू करके कुछ करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन क्योंकि हम लोकसभा में जब तक 50% विधानसभा में जय पारित सिंह नहीं हो रावत जाता जी हमारे साथ जुड़े हैं, जय सिंह रावत जी उत्तराखंड से जुड़े हैं श्याम जी, और उत्तराखंड में इसका जो इम्पैक्ट है वो किस तरह का है, वहां पे पब्लिक रिएक्शन क्या है? जय सिंह रावत जी, पॉलिटिकल मैसेज के साथ साथ। मीना जी, एक बात कहना चाहता हूँ श्याम जी को, आप मुझे मौका दें तो मैं आपके पास वापस आऊंगी, पहले जय सिंह रावत जी से सुनते हैं महेश जी, उसके बाद आऊंगी। ठीक है। हाँ, उत्तराखंड में भी देखिए पॉलिटिकल माइलेज के लिए है, क्योंकि
उत्तराखंड में जो 85% जो पॉपुलेशन है हिंदुओं की है। आप जानते हैं हिंदुओं का जो पर्सनल एक्ट 1955 में आ गया, उसका हिंदू मैरिज एक्ट आ गया, एडॉप्शन एक्ट 56 में आ गया, सक्सेशन एक्ट 56 में आ गए। सारी चीजें, लोगों को दिक्कत तो थी नहीं। उत्तराखंड में लोग भूमि का कानून मांग रहे थे, मूल निवास का कानून मांग रहे थे। और ये जो कानून पहली बात तो बनाया है, जो आर्टिकल 44 नीति निर्देशक तत्व है, वो बाइंडिंग नहीं है किसी सरकार, लेकिन फिर भी चलो बनाना चाहिए बोला है। और अदालत ने भी बोला, 3-4 बार बोला कि एक समान कानून हो तो अच्छी बात है, अच्छा भी लगता है। 1 नेशन 1 रूल 1 लॉ तो अच्छी बात है, लेकिन क्या ये हो रहा है, सवाल उसका है। दिक्कत उसमें क्या, पहले अगर आपने यहाँ जनजातियों को छोड़ दिया तो उसमें लिखा हुआ है जो कि समस्त नागरिकों के लिए, तो ये समस्त नागरिक कहां से होंगे? समान नागरिक संहिता कहां से होगी? एक तो आर्टिकल 14 का जो है उल्लंघन है कि किसी पर आप लागू करो, किसी पर लागू ना करो। समानता का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है एक। दूसरी बात आर्टिकल 25 है, धर्म की स्वतंत्रता एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस की भी है, वो भी है। दूसरा समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है, यहाँ पर विद्वान लोग बैठे हुए हैं। समवर्ती का मतलब दोनों बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं, लेकिन 254 आर्टिकल 254 एक कहता है कि अगर केंद्र और राज्य के कानून टकराएंगे तो राज्य का कानून स्वतः ही शून्य हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारे देश के 3-4 कानून है। क्रिश्चियन लॉ है 1872 का, उसके बाद पर्शियन लॉ है, उसके बाद 1909 का आनंद कारज एक्ट है, 1937 का शरीयत लॉ है, 1955 का हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है। उसके बाद हिंदू के वो जब तक निरसन नहीं होंगे, रिपील नहीं होंगे, तो क्या उत्तराखंड की विधानसभा या राजस्थान की विधानसभा किसी कानून को रिपील कर सकती है, पार्लियामेंट के कानून को? तो इसीलिए है कि आर्टिकल 254(2) में लिखा हुआ है, अगर इन विषयों पर केंद्र का कानून भी है, राज्य अपना कानून बनाता है, तो जो सेक्शन 2 ऑफ 154, तो तब जाके राष्ट्रपति से आपको अनुमति लेनी होगी, तब जाके अगर राष्ट्रपति अनुमति दे देते तो लागू हो जाएगा। अभी आप जानते हैं राष्ट्रपति केंद्र मतलब गृह मंत्रालय करेगा, गृह मंत्रालय बीजेपी का, यहाँ सरकार डबल इंजन है, परमिशन मिल सकती है, मिल जाएगी, लेकिन कल क्या ये लागू हो जाएगा? छूटते ही 14 आर्टिकल 14 कि भाई आपने समान बोला है, आर्टिकल 14 समानता का अधिकार है, बिल्कुल है, उसमें आपको क्यों नहीं हो रहा? हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? एक दूसरी बात यह है कि आपने इसमें कुछ नहीं किया, इन्होंने केवल जो पिछले जो गैर हिंदुओं के जो कानून थे उनको खत्म कर दिया, मतलब शरीयत वगैरह सब खत्म, केवल जो हमारा हिंदू लॉ था, सक्सेशन एक्ट वगैरह, उन्हीं में से थोड़ा बहुत कट पेस्ट करके कर दिया, वो करते। और मजेदार बात यह है, आजकल पहले तो यहाँ बड़ा प्रचार हुआ उत्तराखंड में कि एक्ट पास होगा, दूसरे दिन से सब समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। अरे 7 को हो गया, कल एक कमेटी और भी ना दी, कल एक कमेटी नो कि भाई इसके लिए, क्योंकि एक्ट जब बनता है उसको लागू करने के लिए रूल्स बनते हैं, बाय लॉज बनते हैं, तो उसके लिए पहले बनाया था। अभी यह एक्ट आपका बना नहीं, रूल्स बनाने के लिए आप शुरू कर दिए। अभी आपको पता नहीं आप राष्ट्रपति को भेजेंगे या गवर्नर से सिंपल जैसा एक्ट सामान्य होता है वो करेंगे, तो कंफ्यूजन की स्थिति उसमें एक और है। लिव इन रिलेशन का आपको जानते, सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है कि उसकी रजिस्ट्रेशन की बात करना मूर्खतापूर्ण विचार है। ये सारी चीजें हैं। यहाँ आपको उत्तराखंड में उसकी बात हो रही है कि साहब हमको मूल निवासी है, हमका 1950 से हमको मूल निवासी माना जाए जो लोग हैं। इस एक्ट का ड लिखा हुआ, प्रारंभिक में ड लिखा हुआ है कि जो 1 साल से यहाँ निवास कर रहा है वो यहाँ का निवासी मान लिया जाएगा, उस पर लागू हो जाएगा। मतलब ये अभी तक तो कुछ नहीं था, 15 साल का है, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है। अब तो ये कानून बन गया कि जो पिछले साल आया वो यहाँ का मूल निवासी हो गया, तो उसको सारी बातें हैं। कई और खामियां इसमें हैं कि जो वैसे भी मतलब ये है कि काम चलाओ, लोकसभा चुनाव तक का ये देखो कि भाई हमने हिंदुओं के लिए देखो मुसलमानों के कानून खत्म कर दिए, शरीयत खत्म कर दिया, अब तो मुसलमानों को भी हमारी तरह रहना पड़ेगा, कोई 4 शादी नहीं कर सकता, कोई ये नहीं करता। तो दैट इज द मोटिव।
अगर आपका नेक नियति हो तो एक देश एक कानून तो अच्छी बात है। अरे आपने 370 हटाया ना, तब भी बोला कि हमने हटा दिया एक देश एक कानून। 371 क्यों है? 371 ए बी सी डी ए एफ जी एच, उनमें कितने कानून आपको पता है? अरुणाचल के गवर्नर को कितने अधिकार हैं? अरुणाचल का अगर मैं विधानसभा पास कर भी लेती, कोई कानून पास करती है, गवर्नर उसको रिजेक्ट कर सकता है, कैबिनेट के फैसले को रिजेक्ट कर सकता है। वहां पर वहां की जो आपके परंपरागत पंचायतें हैं, उनको जुडिशियल पावर तक है। तो कहना आसान होता है, भारत जैसे देश में इतना आसान होता तो कब से लग चुका होता है। 10 करोड़ आप यहाँ आदिवासी हैं 2011 के हिसाब से, 20-25 करोड़ क्या कहते हैं आपके मुसलमान हैं, उतने ईसाई हैं। पर्शियन कितने रह गए हैं? अगर पर्शियन के आप कानून खत्म करोगे तो 60-70 हजार भी नहीं है यहाँ पर पारसी लोग। आनंद कारज की आप बात करते हैं, जहां तक सिर्फ ईसाई, उसका क्या करो? सिखों के लिए अलग कानून का उनका कैसे करोगे? ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है। इतना आसान होता 70 साल क्यों लगे? संविधान सभा ने बोल दिया था, रखा है ना। निर्मल सैनी जी, जयसिंह रावत जी की बात से बहुत कुछ स्पष्टता समझ में आती है। क्या मजबूरी है कि आप कुछ लोगों के लिए समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं और बहुत लोगों को उसमें दायरे में लाने से छोड़ दे रहे हैं? इन्होंने ये भी बताया मैम, सभी लोगों से चर्चा की जाएगी, चर्चा करने के पश्चात अगर कोई उस दायरे में नहीं आ रहा है तो भविष्य में लाया जाएगा। कोई भी चीज शुरू होती है तब उसका हर जगह कोई ना कोई विकल्प छूटता है। शुरुआत तो हुई देश में, 70 सालों से तो शुरुआत ही नहीं हो पा रही थी। यहां तो अगर शुरुआत किसी चीज की होती है तो विपक्ष के कई लोग, अगर धारा 370 हटे तो परेशानी, अगर रेल का नाम भी नमो हो जाए तो परेशानी, या यूसीसी आ जाए तो परेशानी। अगर किसी चीज की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी कर रही है और तो उसमें आपत्ति के जैसे सवाल ना होकर उसका सहयोग करना चाहिए और देश को उस दिशा में ले जाना चाहिए। समान नागरिकता में विरोध क्या है? अगर सबको नागरिकता समान मिल रही है। निर्मल सैनी जी 70 साल तो कांग्रेस ने लगा दिए, आप चरणबद्ध रूप से करना चाहते हैं। आज समाज एक विशेष, कल दूसरा समाज विशेष, परसों तीसरा समाज विशेष, तो आप कितने साल लेंगे? मैडम, किसी भी चीज को अप्लाई करने के लिए आपको एक योजना बनानी पड़ती है और हिंदुस्तान कोई छोटा देश नहीं है। अभी इतने सारे देशों में यहाँ लागू है, जिनमें अगर अभी हमारे पास 8-10 देशों की लिस्ट है जहां ये समान सिविल कोड लागू है, वहां भी तो चल ही रहा है। तो हिंदुस्तान में भी होगा अप्लाई, आज नहीं तो कल होगा। लेकिन चर्चा तो शुरू होनी चाहिए, कोई भी चीज का एक बार शुरुआत होनी चाहिए। 70 सालों में तो हमने शुरुआत कहीं देखी नहीं, कम से कम देख तो रहे हैं। आपको याद है निर्मल सैनी जी, आपको याद है आप कब से चर्चा कर रहे हैं इस देश में? मैडम, चर्चा को इम्प्लीमेंट किया है ना, अभी आपके सामने आया ना इम्प्लीमेंट। सारे देश में क्यों नहीं कर रहे हैं? वो भी करेंगे, आप चिंता ना करिए, सारे देश में भी होगा। अभी राजस्थान हुआ है, देश धीरे धीरे एक राज्य को पकड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है, उसी हिसाब से वो काम भी कर रही है। जैसे जैसे राज्य बनेंगे तो ये काम भी चालू होगा ना। सर, परचम तो देश में लहरा गया ना। आपकी सरकार बहुमत की सरकार है। बहुमत की सरकार है, इसमें कोई द्वेष नहीं है। अभी कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान होने वाला है, आप इस बात की चिंता मत करिए। अगर हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी ने कोई बीड़ा उठाया है तो उसको सक्सेसफुल करके भी दिखाएगी। उत्तराखंड में तो लोकसभा का चुनाव जीतना है, करना ही है और ये सब कुछ जरूरी है उसके लिए। देश के टुकड़े हो जाए, कांग्रेस को और विपक्ष को बाहर निकालो। देश के टुकड़े करने का काम कांग्रेस का है, कांग्रेस करती है। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। ये विरोध कांग्रेस को हर चीज से दिक्कत है कि और मैं ही बॉलिंग करूं। मीना जी कहाँ चली गई? विपक्षी लोग केवल फील्डिंग करें। अभी तो बैटिंग का टाइम है, फील्डिंग आप करिए। अभी हमारी बैटिंग चल रही है, कांग्रेस फील्डिंग करे। भारतीय जनता पार्टी जो है, अगर वो कोई भी चीज लाती है तो कांग्रेस को स्वाभाविक है, अगर वो बजट लाएगी तो उसके खिलाफ बोलना है, 370 हटाएगी तो उसके खिलाफ बोलना है, राम मंदिर के खिलाफ बोलना है, राम मंदिर में नहीं जाना है। आडवाणी साहब से क्या करवाओगे? वसुंधरा जी से क्या करवाओगे? राजेंद्र राठौड़ जी से क्या करवाओगे? सतीश पूनिया जी से क्या करवाओगे? परेशान हो क्या हमारे परेशान नहीं हो रहे? हमारी पार्टी के नेता है,
अरे भैया हमारे पार्टी के नेता हैं, नहीं क्यों नहीं बोल पा रहे? रोज टीवी में और मीडिया में आपकी बातों का जवाब दे रहे हैं। नहीं 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 नहीं, आपके पास दुखी होकर कोई नहीं जाएगा भारतीय जनता पार्टी का। कांग्रेस वाले दुख रोने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। बहुत परेशान हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी परेशान होकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के लिए आ रही है। आप इसकी चिंता ना करें, कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है, कांग्रेस में रुकने वाला कोई। और बैटिंग में अगर मैं आउट हो गया तो बॉलिंग में करूंगा। राजकुमार जी, देश आपसे ये जरूर पूछेगा कि आप देश की सबसे पुरानी पार्टी, आप क्यों इस विषय पर आपत्ति में हैं, जो कि दरअसल बुनियादी जरूरत है इस हिंदुस्तान की। राजकुमार जी, सुना आपने मेरा सवाल? मीना जी, जय सिंह रावत जी के सुनने के बाद मुझे लगता नहीं है कि यूसीसी के मामले में किसी और के वर्जन की आवश्यकता है। जय सिंह जी रावत उत्तराखंड से आते हैं और उत्तराखंड में हाल ही में 2 दिन पहले विधानसभा में बिल पास हुआ है, लागू नहीं हुआ है। उत्तराखंड के एक आधे कोने में आग लग पड़ी है। कांग्रेस पार्टी चाहती है इस देश में किसी भी कोने में कोई भी आग नहीं लगे, हमारा देश सुख शांति और समृद्धि के साथ आगे बढ़े। यूसीसी लागू हो या कोई और कानून लागू हो या नहीं हो, हम किसी कानून के खिलाफ नहीं है, हम देश की संविधान के भी खिलाफ नहीं है। हम ये चाहते हैं हमारा देश सुख शांति समृद्धि के साथ आगे बढ़े, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। आप उत्तराखंड में जय सिंह रावत जी के बयान को आपने सुना, उन्होंने अभी 2 मिनट तक सारी बात सुनाई। उनके सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कि किसी विपक्षी पार्टी के किसी वर्जन की आवश्यकता है। किसी को छोड़ दिया, किसी को जोड़ दिया, किसी के आर्टिकल का अपमान कर दिया, किसी के आर्टिकल का अपमान नहीं किया। राजकुमार जी, ऐसा मत करिए। सामाजिक ताना बाना, राजकुमार जी, सामाजिक ताना बाना अलग विषय है और उसे बनाने में आपका भी उतना ही योगदान है जितना सत्ताधारी दल का है। आप बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी इस बात को इस समाज में स्वीकार नहीं करते हैं। आपको नहीं लगता है कि इस देश के नागरिकों पर, सभी पर समान कानून लागू होना चाहिए, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र से आता हो? समान कानून तो लागू कर लीजिए, लेकिन देश के जो लोग हैं वो चाहते हैं क्या? देश के सारे लोग चाहते हैं कि कानून लागू हो जाए। हिंदू भी नहीं चाहते हैं, पूरे मुस्लिम भी नहीं चाहते हैं। देश के लोग तो कभी नहीं चाहते थे कि दहेज बंद हो जाए। पूरे ईसाई लोग नहीं तो चाहते। कभी नहीं चाहते थे इस देश में बेटियों को वो अधिकार मिले जो आज मिल रहे मीना जी, हैं। देश के लोग एक तो बात भी कहना बहुत चाहता कुछ हूं, मुझे नहीं मौका चाहते दें थे, आप। लेकिन मिल गया था ना बेटियों का अधिकार। समय दर बहुत कुछ हुआ। महेश शर्मा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी महेश जी। दिल्ली की सड़कों में बैठी हुई थी बेटियां। ये बड़ी मैं बड़ी बातें करने वाले लोग बात कहना चाहता बेटियों को हूँ, अपमान कर रहे थे, पूरा देश देख रहा था। शर्मा कोई जी नहीं बोला एक उस मिनट वक्त। मुझे सुने, 1 मिनट मुझे सुने। महेश जी बोलिए आप प्लीज। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तो इन राजनीतिक दलों से पूछना चाहिए जो आज स्कोर सेट कर रहे हैं। बात करते हैं संविधान की, और अगर संविधान की इज्जत करना चाहते हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 लिखा हुआ है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आज तक लागू क्यों नहीं हुए? ये जवाबदारी इन लोगों की है जो बात कर रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। राजनीतिक स्कोर तो आप सेट कर सकते हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, लेकिन इनको जवाब देना चाहिए इस जनता को, इस देश की जनता को ये जवाब देना चाहिए कि संविधान को जब अंगीकार कर लिया था तो उसके बाद उस संविधान की धाराओं का आज तक अगर कोई सरकार अगर उस संविधान को अंगीकार करने की दिशा में कोई एक कदम रख रही है, उसका विरोध क्यों? पहले आप जवाब दीजिए, 70 साल से आपने क्यों डायरेक्टिव प्रिंसिपल लागू नहीं की है? इस बात की जवाबदारी लेने के बजाय आप एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ये तो आपकी हठधर्मिता है और इस देश की जनता के साथ गद्दारी है। मैं ये कहूंगा, एक कानून का विद्यार्थी होने के तहत मैं ये कहूंगा कि मैं एक कानून का विद्यार्थी हूं। आपने संविधान की बात करते हैं, संविधान को कितना माना आपने पूरे देश को टुकड़ों में बांट दिया।
और बात करते हैं आप संविधान की। अगर धारा 44, चाहे वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हो, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने उसको रखा था ना, क्यों नहीं उसको शामिल किया आपने, और क्यों नहीं उसको अंगीकार किया? बातें करने के लिए आप राजनीतिक स्कोर कुछ भी सेट कर लीजिए। मैं सारे राजनीतिक लोगों को कहना चाहता हूं, मैं कानून का विद्यार्थी होने के नाते मेरा आक्रोश है इस बात पर कि 70 साल से आपने संविधान को अंगीकार नहीं किया है। संविधान के नाम पर आपने वोट लिए हैं, संविधान के नाम पर आपने सरकारें बनाई है, लेकिन संविधान को आपने अंगीकार कभी नहीं किया। आज अगर कोई एक स्टेप है तो हमको उसको वेलकम करना चाहिए। मेरे उत्तराखंड के साथी हैं, वो कह रहे हैं ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। अरे भाई, आपने क्यों नहीं अंगीकार किया इसको? आप कह रहे हैं कि साहब ये आदिवासी है, इनको छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया। अरे भाई, कोई एक स्टेप, वेलकमिंग स्टेप होना चाहिए। अगर किसी ने एक कदम रखा है तो उसका स्वागत होना चाहिए। तो मीना जी, मैं बहुत माफी के साथ सारे राजनीतिक लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई स्टेप अगर रखा गया है तो दिस इज अ वेलकमिंग स्टेप, और मैं कानून का विद्यार्थी होने के नाते आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप इसको पूरे देश में लागू करवाएं। तो वोट की राजनीति में फंसते रहिए, आप 70 साल से फंसे हुए हैं, फंसते रहिए, लेकिन आप अगर किसी ने कोई एक कदम रखा है उसका स्वागत करिए। इतना ही कहना चाहता हूँ। माफी चाहता हूँ किसी को अगर उसकी किसी की भावनाओं को आओ तो आओ। और श्याम जी भाई साहब से मैं खास तौर पर निवेदन करूंगा, क्योंकि उन्होंने सालों से इस राज्य की राजनीति को देखा है, और अगर राजस्थान में लाया जाता है तो श्याम जी भाई साहब भी इसमें वो कहेंगे कि हाँ, ये वेलकमिंग स्टेप है। थैंक यू वेरी मच मीना जी, आपने मुझे समय दिया। कांग्रेस पार्टी तो श्याम जी भाई साहब के वर्जन के साथ है। श्याम जी भाई साहब हमारे वरिष्ठ हैं और सब पहलुओं को समझ के बोलते हैं, और वो कभी नहीं गलत बोलेंगे। मैंने एक कानून मीना जी, मैं थोड़ा सा इस पे नाराज ना हो। मैं थोड़ा सा आर्टिकल 44 क्या कहता है? आर्टिकल 44 क्या कहता है? विद इन टेरिटरी ऑफ उत्तराखंड तो नहीं कहता है, विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया कहता। पहली बात तो ये हुआ, उसमें करना चाहिए। दूसरी बात, दूसरा ये है कि अगर करना है तो मोदी जी करें ना। विद इन टेरिटरी ऑफ उत्तराखंड क्यों करा रहे हैं आप? कल अगर संविधान संशोधन कराने की नौबत आती है इस कानून के लिए, पड़ेगी, क्योंकि 70 साल में जो नहीं हुआ, इसका मतलब दिस इज नॉट सो इजी। इसके लिए संविधान संशोधन करने होंगे तो वो कौन करेगा? वो तो मोदी जी कराएंगे ना, जो पार्लियामेंट करेगी ना। सूची का विषय जो है, संवर्ती सूची का जो विषय है, वो राज्य और केंद्र दोनों लागू कर सकते हैं। बिल्कुल, तभी मैंने 254 एक ही बात की है। मोदी जी असफल रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी अगर धामी जी अगर इसको लागू करते हैं तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। संवर्ती सूची का विषय, अगर कोई सरकार, राज्य की सरकार लागू करती है तो उसका वेलकम करना चाहिए। अगर मोदी जी ने नहीं किया तो उसको कंडेम करना चाहिए। रावत साहब, आपने तो धामी जी को हरा दिया था। नहीं, ऐसा हमने नहीं हराया। धामी जी मेरे अच्छा दोस्त हैं। वो तो जानते हैं उत्तराखंड के लोग किस प्रकार की स्थिति, 5 लोकसभा का क्षेत्र है, वो कैसे जीतेंगे। फिर तो आपको मुस्लिमों के खिलाफ बोलना ही पड़ेगा। ये अलग चीज है। नहीं, अब वो बात तो है। अब आप जब वही दुर्भाग्य की स्थिति यही है। हारी में मुख्यमंत्री को बना करके नहीं, वो तो करेगा, बीजेपी की बात करेगा। आप कैसे करे हो? उनको तो नहीं, आपका बिल्कुल, आपने नहीं बनाया ना, मोदी जी ने बनाया। जनता ने तो हरा दिया था उनको। सवाल ये है कि समाज में किसी भी, सवाल ये है श्याम सुंदर शर्मा जी, जय सिंह जी, एक बात जी, देखिए, मदन दिलावर जो है शिक्षा मंत्री, वो किसको पत्र लिखते हैं? वो देखिए, वो जो गुजरात की है लड़की, उसको लिखते हैं कि हम यहाँ जल्दी से ड्राफ्ट कमेटी बनाना चाहते हैं, उसको लिख रहे हैं। अरे, मुख्यमंत्री जी से बात करके ड्राफ्ट कमेटी बनाओ, मना कौन करता है? राजस्थान में आप किसी गुजरात की महिला को पत्र भेज करके भेज दो, हम ड्राफ्ट कमेटी बनाने वाले, इसको लाने वाले हैं।
तो ये सब चीजें क्या है? और विधानसभा चल रही है, कमेटी की बात करो, विधानसभा में घोषणा कर देनी चाहिए मुख्यमंत्री को कि हम ला रहे हैं कमेटी। ये सब चीजें देखिए राजनीतिक तौर पर वोटों से संबंधित है, वोट लेने हैं तो ये सब कुछ करना है, लागू करना है तो करो, मना कौन कर रहा है? बिल्कुल, एक लाइन में जो बात समझ में आती है जगदीश शर्मा जी, सवाल ये कि ये सिर्फ वोट लेने की राजनीति तक, इस चुनाव तक सीमित रह जाने वाला मुद्दा है, या बीजेपी इसे अगले 5 साल का अगर सत्ता में आती है तो लक्ष्य बनाना चाहती है? मीना जी, ऐसा है, वोट तो वो सारी पार्टियां लेती हैं किसी न किसी कारण से, चाहे वो कोई कानून बनाना हो, चाहे कोई रियायत देनी हो। हमारे यहाँ जो है, अभी आपने रिसेंटली देखा है, राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हुए और अशोक जी ने वोट लेने के लिए सारे घोड़े खोले। उन्होंने क्या क्या रिलीफ की घोषणा नहीं की, क्या क्या नए पूरे राज्य को बर्बाद कर दिया, व्यवस्थाओं पूरे राज्य की जो वेल्थ है। महेश जी जगदीश जी को बोलने दीजिए प्लीज पहले। तो ऐसा है, वोट लेने के लिए तो ये सारे पॉलिटिशियन यही काम करते हैं, जो महेश जी भी कह रहे हैं कि भाई पॉलिटिशियनों का ये काम है, इनको तो बोलना ही नहीं चाहिए, वो तो ये कह रहे हैं। लेकिन इस देश में बहुत सारे ऐसे कंट्रोवर्शियल कानून थे, उनमें से नरेंद्र मोदी की सरकार ने कई कानूनों को हटाया। जैसे अभी जय सिंह रावत जी बता रहे थे कि भाई धारा 370 हटी या नहीं, हालांकि 371 का वो रेफरेंस दे रहे हैं, लेकिन 370 तो हटी ना, एक स्टेट के लिए ही भले ही लागू हो, वो हटी। और कितना रिस्क लिया एक तरीके से गवर्नमेंट ने। वहां के बड़े नेता जो कि चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो बोलते थे कि तिरंगे को कंधे पे उठाने वाले नहीं मिलेंगे, ऐसी लैंग्वेज बोलते थे। हो क्या गया? लेकिन ये रिस्क लेने की बात है, ये आदमी के अंदर जो पॉलिटिकल विल होती है, जो आपकी क्षमता क्या है, करने की इच्छा है तो करें। और मैं ये मानता हूं कि ये होगा, पूरे देश में होगा। इसके लिए सेंट्रल कानून आएगा, स्टेट में इसका प्रयोग करके देखा गया है कि रेमिफिकेशंस क्या होते हैं, किस तरीके से उनसे निपटने की नौबत आती है। बहुत छोटा सा स्टेट है उत्तराखंड, जैसा कि अभी श्याम जी कह रहे थे कि 5 ही सीटें हैं वहाँ एमपी की कुल मिलाकर, तो उन 5 सीटों पर क्या असर पड़ेगा, या कोई असर नहीं पड़ेगा, या पॉजिटिव असर जाएगा। हालांकि अभी भी 5 सीटें बीजेपी के पास ही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप उसके पॉलिटिकल जो फॉल आउट है उसको भी एसेस करके देखते हैं। कई तरीके से हो सकता है, जैसे मैं ये मानता हूं कि ये पॉलिटिकल फॉल आउट, सोशल फॉल आउट, कल्चरल, ये सारी चीजों का एक असेसमेंट हो रहा है। एक तरीके से देखा जा रहा है कि क्या कितना इसका प्रभाव होता है, क्या रेमिफिकेशंस होते हैं, और क्या इसके राजनीतिक फॉल आउट होंगे। तो 5 सीटों पर देखा जा रहा है। तो लेकिन मेरी मान्यता यह है कि ये पूरे देश में लागू होगा। मोदी जी अगर इस टर्म में नहीं कर पाए तो अगली टर्म में करेंगे इसको। ये बीजेपी का बहुत पुराना मुद्दा है। अपने घोषणा पत्र में वो कहते रहे हैं, 20-30 साल से वो उन्होंने इसको अपने घोषणा पत्र में जगह दे रखी है। और वो ये कहते भी हैं कि हम जो है गारंटी देते हैं कि जो हम कहते हैं उसको करते हैं। तो मैं अपेक्षा करता हूं शायद कि नरेंद्र मोदी जी इसको पूरे देश में लागू करेंगे। अब देख लिया उन्होंने जो प्रभाव है, कि कई दफा ऐसा होता है कि भाई हमारे यहाँ भी प्रोविजन है कि जो स्टेट में कानून बनता है उसका राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है कि हम इसको कानून के तौर पर आप अप्रूव कर रहे हैं तो हम इसको हमारे स्टेट में लागू करें। अब इसको ऐसे किया जाता है, या जैसे महेश जी बता रहे थे कि कई दफे स्टेट के गवर्नर से भी परमिशन ली जा सकती है। इस लेवल पर बहुत सारे कानून है जो इतने ही असर के थे कि गवर्नर से ही परमिशन ली और अपने स्टेट में लागू किया। तो ये देखना होगा। अभी ये स्टडी के लेवल पर मैं मानता हूं जो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है अपनी एक छोटे से स्टेट में, वो एक प्रयोग के तौर पर है, वो स्टडी प्रोजेक्ट है एक तरीके का। तो वो स्टडी प्रोजेक्ट से क्या निकल के आता है, हल्दीना जैसा मामला निकल के आता है
ये शांति से लागू हो हल्द्वानी जाए। में जो कुछ हुआ उसे महेश जी तो कह रहे हैं कि उसे जोड़ना ही नहीं चाहिए, और आपको लगता है कि वो एक छोटा सा उसका रिएक्शन के रूप में भी समाज में जरूर देखा जाना चाहिए। लेकिन हाँ, ये बात है कि इस पर अब काम शुरू कर दिया गया है। केंद्र सरकार बीजेपी के जो एजेंडा में घोषणा पत्रों का जो हिस्सा सबसे इम्पोर्टेंट हुआ करता था, अब उस यूसीसी को लेकर भले ही उसमें कुछ ऊपर नीचे है, सबको शामिल नहीं किया गया है, आदिवासियों के वोटों को ध्यान में रखते हुए उन्हें इससे बाहर कर दिया गया है, और ये एक विपक्ष का बहुत बड़ा सवाल, प्रश्न चिन्ह है। तो शहने शहने करने की बजाय एक साथ क्यों नहीं किया बीजेपी ने? इस सवाल का जवाब भी सत्ता पक्ष को देना होगा। और विपक्ष के तमाम सवालों के बीच देश इसे किस रूप में लेता है, ये आने वाले दिनों में लगातार हम इस पर चर्चाएं करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 24 पर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज 24 पर हर शाम 6 बजे हम आपसे जनता से जुड़े मुद्दों को साझा करते हैं। आपके सुझावों का स्वागत है। आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।